हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने कंपनी ऑडिट अपना ख़त्म किया था टॉपिक। कंपनी ऑडिट जो है हमारा पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हों, डाउट्स हों, तो मैंने आपसे कहा भी था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नंबर एनक्लोज करती हूँ, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। रही बात आरटीपीज एंड मॉक टेस्ट पेपर्स के डिस्कशन की, तो वो हम जल्द डिस्कस करेंगे एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। आज हम इसके इंट्रोडक्टरी लेवल पे इस चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इस चैप्टर के ओवरव्यू यानी कि शुरुआत में जो बेसिक बेसिक टैगलाइंस लिखी रहती हैं, यानी कि जो बेसिक टैगलाइंस है उस हिसाब से इस टॉपिक में इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे हेड्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीनों चीजें आती हैं: प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद जो है ऑडिट प्लान बनता है, उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है राइटिंग में, और ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है। समझे आप लोग? तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो इसके इन्होंने इस हमारे जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया है उसे 3 पैरामीटर्स के हिसाब से डिफाइन किया गया है। पहला जैसे ऑडिट प्लानिंग है, फिर प्रोग्रामिंग है एंड देन स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है, ये इन्हीं तीनों में रोटेट करेगा। ठीक है, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। ज्यादा हम टाइम ओवरव्यू पे नहीं देंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं टेक्निकल समझने के लिए कि हम पहले उसके हेड्स के इंट्रोडक्शंस देखें एंड देन उसे डिटेल में पढ़ें। तो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग। कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक सीए का रोल क्या होता है, एक ऑडिटर का क्या रोल होता है? उसका रोल बेसिकली ये होता है कि वो अपना वर्क माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्लान कर ले, डिसाइड कर ले कि उसे काम करना कैसे है। ठीक है, whether it be the audit of a company or the audit of a proprietorship concern or maybe partnership or maybe any other business enterprise. In any case, the auditor shall have to plan his work accordingly, depending upon the size of the enterprise, how much nature, timing and extent of audit procedure should be used. ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को बिफोर हैंड अपना वर्क डिसाइड करना पड़ेगा, एक लेआउट बनाना पड़ेगा कि कैसे उसे वर्किंग करनी है। बिकॉज इफेक्टिव ऑडिट तभी कंप्लीट होता है एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट में मतलब यानी कि टाइमली मैनर में, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स, तभी कंप्लीट होता है जब ऑडिटर अपना वर्क प्लान करके चलता है। ठीक, अब इस केस में ऑडिटर, अगर मैं ऑडिट प्लानिंग की बात करूं तो कैसे होगी प्लानिंग, कैसे फॉर्मुलेट होगी? माइंडसेट, पहले तो अपने माइंड में प्लानिंग होगी, फिर उसे वो जॉट डाउन करेगा ऑडिटर। ठीक है, प्लान बनाएगा तो जैसे जैसे उसके माइंड में अलग अलग आइडियाज आते जाएंगे कि हमें कैसे इनिशिएट करना है, फिर हमें उसे कैसे पूरा प्रोसेस को कैरी आउट करना है, तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट क्या किस तरह का बिजनेस है? ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न है तो अलग तरह की प्लानिंग है, सर्विस कंसल्टेंसी फर्म है तो अलग प्लानिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अलग प्लानिंग होगी, ट्रस्ट है अलग होगा, एओपी या बीओआई है जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनके ऑडिट्स हैं, बैंक के ऑडिट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, तो एंड सो ऑन। सब में प्लानिंग अलग अलग हिसाब से चलेगी, मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से होते रहेंगे। तो प्लान जो भी ऑडिटर बनाए
उसमें कौन-कौन सी चीज़ें कवर होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन्ड हैं कि ऑडिटर के प्लान में कौन-कौन सी चीज़ें कवर होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? क्लाइंट किस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ कर रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गई। किस तरह के मेथड्स यूज़ कर रहा है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इंटरनल कंट्रोल कैसा है? कैश का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? एम्प्लॉइज का सुपरविजन कैसे हो रहा है? स्टॉक का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है? फिर स्टॉक वेरिफिकेशन कितने पीरियोडिकल बेसिस पे होता है? ठीक है? फिक्स्ड असेट्स जो हैं फिजिकली जितने प्रेजेंट हैं, बुक्स में कितने प्रेजेंट हैं, तो ये धीरे धीरे आपका जो भी ऑडिटर होगा उसकी प्लानिंग का स्कोप इंक्रीज होता जाएगा, स्कोप वाइड होता जाएगा। क्योंकि उसकी शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत उसकी सबसे पहले होगी कि क्लाइंट कौन है। क्लाइंट, अब जैसे क्लाइंट उसे मिला तो क्लाइंट का बिजनेस क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, कितना वाइड बिजनेस है, ठीक है, कितना एक्सपैंडेड है, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। तो सबसे पहले उसे क्लाइंट की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, अकाउंटिंग सिस्टम्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस तरह की अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी नहीं है, कंपनी में तो मर्केंटाइल ही सिस्टम फॉलो होगा, लेकिन अगर कंपनी नहीं है तो उसमें कैश सिस्टम भी फॉलो हो सकता है। तो क्या सही तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि हम कितना रिलायंस प्लेस कर सकें इंटरनल कंट्रोल पे, मतलब कितना डिपेंड हो सके इंटरनल कंट्रोल पे। जिस तरह का इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट लगा रहा है उस हिसाब से कितना उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बात आती है जब क्लाइंट के बिजनेस की, तो उसे हमारी तरह, क्योंकि हम तो इस सिस्टम में ऑलरेडी हैं, हमें फाइनेंस की नॉलेज है, हमें ऑडिट की नॉलेज है, हमें टैक्स की नॉलेज है, लेकिन क्लाइंट को ये सब नॉलेज नहीं होती है। क्लाइंट अपने हिसाब से वर्किंग करता है, अपने रूल्स के हिसाब से, लेकिन क्या वो रूल्स सैटिस्फैक्टरी हैं, पूरे एंटरप्राइज के बेनिफिट के लिए हैं, ये देखना हमारा काम होता है, एक ऑडिटर का काम होता है। तो जिस तरह से उसने अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बेटर वर्क में लाने के लिए, ताकि उसे प्रॉफिट्स भी हों और एक्सपेंसेस जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो पाए, ठीक है, और बिजनेस उसका ग्रो करे। तो इंटरनल कंट्रोल किस तरह से वो लगाता है, चाहे वो अकाउंटिंग का प्रोसेस हो गया, चाहे उसका इन्वेंट्री का हो गया मेंटेनेंस, ठीक है, डेटर्स जितने भी हैं उसके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो उनका जैसे वो प्रॉपर बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे उन्हें एनालाइज करता है कि कितने डेटर्स से उसे कैश रिसीव हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ, कितने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में उसने पेमेंट किया। तो ये सब चीज़ें इंटरनल कंट्रोल में आती हैं जो कि एक ऑडिटर ही चेक कर पाता है। ऑडिटर अब ये देखेगा कि हमें कितना रिलायंस प्लेस करना है, मतलब हमें कितने अपने एंड से डिपेंड रहना है इंटरनल कंट्रोल पे, एक्सपेक्टेड डिग्री देखेगा वो। अब उस हिसाब से जैसे क्लाइंट का बिजनेस उसने देखा, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर समझे, वो एनालाइज करने लगा कि यहाँ पे तो 50% इंटरनल कंट्रोल ठीक ठाक है, तो उसने 50% अपना रिलायंस प्लेस किया कि 50% हम मान सकते हैं कि क्लाइंट ठीक तरह से मैनेज कर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब क्लाइंट का बिजनेस ऐसा है कि एक पर्टिकुलर सिटी में उसके 3-4 ब्रांचेस हैं, कोई एक बेकरी यूनिट है, उसके वो मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चर करती है अपनी खुद के ब्रेड्स, ठीक है, एंड बेकरी आइटम्स, और उसी को ही वो सेल भी करती है अपने आउटलेट से, रिटेल आउटलेट से। तो अब 4-5 अगर यूनिट्स हैं, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेकिन 4-5 उसके रिटेल आउटलेट्स हैं, तो पूरे का अगर ऑडिट मिला है तो उसमें क्या एक्सटेंट होगा ऑडिट का, किस तरह से होगा, किस यूनिट में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, किधर ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने हैं, ठीक है, तो ये सब ऑडिटर देखेगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। लास्ट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन।
अपने एंगेजमेंट टीम के साथ मिलके कैसे वो वर्क कर पा रहा है, अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को साथ में लेके चलते हुए ऑडिट कंडक्ट हो रहा है सक्सेसफुली कि नहीं हो रहा है। देखिए, सक्सेसफुल ऑडिट की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें कोऑर्डिनेशन होता है एंड कोऑपरेशन होता है। तो दोनों चीजें जब रहेंगी तब ऑडिट अच्छे से कमेंस भी होगा और फिनिश भी अच्छे से होगा टाइमली मैनर में। ठीक, तो ये कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो हमें बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे बेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑडिट प्लान में जो कवर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक ऑडिट प्लान के लिए, बहुत इजी है, ज़्यादा बड़े नहीं है। आप इसके मेन जैसे कीवर्ड्स हैं वो आप लर्न कर सकते हो, जैसे नॉलेज, क्लाइंट बिजनेस, फिर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, देन NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कोऑर्डिनेशन। दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक, अब यहाँ पे बेनिफिट्स पे आने से पहले प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, SA 300 का रेफरेंस दिया हुआ है, SA 300 का रेफरेंस दिया है। अब यहाँ पे आप एक नया ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अबाउट प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई भी जैसे ऑडिट में आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, उसमें किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी SA का रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अब यहाँ प्लानिंग की बात हो रही है तो यहाँ प्लानिंग का SA वर्क करेगा और इसमें प्रॉपर एक डेफिनेशन स्पेसिफाइड है, क्या लिखा हुआ है इस ऐसे के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ continual and iterative process that often begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement. The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of audit plan. बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड है SA 300 में, और जब हम ये ऐसे पढ़ेंगे बाद में तो हमें ये और अच्छे से समझ आएगा। वैसे तो मेन हमें इस चैप्टर में समझ आ जाएगा। SA 300 ये बोलता है कि प्लानिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक बार में, जो स्टैटिक हो, जो एक बार में ही अप्लाई होके खत्म हो जाए या बीच में ही पॉज हो जाए या बीच में ही स्टॉप हो जाए। हर एक लेवल पे, हर एक प्रोसेस में ऑडिट के प्लानिंग जरूरी है। पहला ऑडिट मिला, शुरुआत हुई, क्लाइंट के बिजनेस को स्टडी किया, हर एक स्टेज पे प्लानिंग करनी पड़ी। जितनी वीकनेसेस मिली उस पर्टिकुलर क्लाइंट के बिजनेस में, लूप होल्स मिले, ऑब्जर्वेशंस निकाली, उसमें अलग सेट ऑफ प्लानिंग थी। अलग सेट ऑफ प्लानिंग कैसे थी, वहां पे अब कोई भी ऐसे प्रोसीजर्स जो क्लाइंट सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है तो वो प्लान करना कि अब इनको कैसे, क्या इसमें सॉल्यूशंस देने हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के, ताकि ये अपने जितने भी मान लीजिए पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको सुधार सके, उन्हें रेक्टिफाई कर सके। तो प्रीवियस ऑडिट में प्लानिंग रही हर एक लेवल पे। प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ऑडिट शुरू हुआ, उसमें भी प्लानिंग शुरू हुई और एंड तक चली। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और ऑडिटर जो है उसे क्या करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसमें पूरे ऑडिट का स्कोप डिफाइंड हो कि हमें स्टार्ट ऐसे करना है, एंड ऐसे करना है। बीच में देखिए मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं क्योंकि अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए फ्यूचरिस्टिक होती है। तो फ्यूचरिस्टिक भले ही हो, लेकिन हमें प्रेजेंट में ये देखना है कि हमारा क्लाइंट का बिजनेस ऐसे ऐसे है, सो एंड सो है, तो हमें इस तरह से प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी है। बाद में जब हम एक्चुअल में ऑडिट में आते हैं, एक्चुअली जब ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे प्लान्स मॉडिफाई होते हैं, प्रोसीजर्स मॉडिफाई होते हैं, प्लान्स भी मॉडिफाई होते हैं। कभी कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने दिख जाए या क्लाइंट के, जैसे मैंने बिजनेस स्टडी किया था उस हिसाब से जब मैंने ऑडिट स्टार्ट किया तो उसमें और भी चीज़ें मेरे को एनालाइज हुई
इंटरप्रेट हुई, तो उसमें प्लान्स में मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन प्लान कभी एंड नहीं होता है। प्लानिंग एंड नहीं हो सकती, कभी पॉज नहीं हो सकती, भले ही उसमें मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट्स आते रहें। तो इसलिए ऑडिटर एक स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन हो ऑडिट का, और वो ऑडिट प्लान को मेंटेन करते हुए चले। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के करने से पहले अगर प्लानिंग कर ली जाए तो क्या क्या फायदे मिलेंगे ऑडिटर को, स्पेशली सीए को। उससे क्या होगा, ऑडिट में वो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा, ज़्यादा अटेंटिव हो पाएगा। जैसे उसने डिसाइड किया कि हमें ये एरियाज देखने ही देखने बिजनेस को स्टडी करते हुए, फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा टाइमली बेसिस में। अगर प्लान करके नहीं चलेगा ऑडिटर, बाद में उसे पता चल रहा है कि अच्छा फिक्स्ड असेट्स इतने बुक्स में दिखाए हैं, फिजिकली इतने हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्लानिंग यानी कि अपनी चेकलिस्ट वो पहले ही प्रिपेयर कर लेगा कि हमें वेरिफिकेशन स्टॉक का करना है, फिक्स्ड असेट्स का ऐसे ऐसे करना है, प्लस हमें क्रेडिटर्स डेटर्स की पूरी लिस्ट देखनी है, किसका पेमेंट कितने टाइम में रिलीज होता है, क्या साइकिल चलती है, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो उससे ऑडिटर को दिक्कत नहीं होगी ऑब्जर्वेशंस ढूंढने में, फाइंडिंग्स निकालने में। प्रॉपर तरीके से वो मैनेज कर पाएगा ऑडिट, एफिशिएंट मैनर में कर पाएगा। एफिशिएंट यानी कि टाइमली मैनर में उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो तीन शुरुआत के बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद के क्या बेनिफिट्स हैं? उसके बाद के बेनिफिट्स ये हैं कि ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, यानी कि जो भी एंगेजमेंट टीम वो बनाएगा पर्टिकुलर ऑडिट के लिए, उनके मेंबर्स को, यानी कि बाकी जो स्टाफ हो गया, सेमी क्वालिफाइड सीएज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, अलग अदर क्वालिफाइड सीएज हो गए, उन्हें हेल्प करेगा। ठीक है, उन्हें असिस्ट करेगा उनके कॉम्पिटेंस लेवल के हिसाब से, ताकि जो भी रिस्क ऐसे हैं एंटिसिपेटेड हैं जो ऑडिटर जज या असेस नहीं कर सकता है, बट उनके बारे में एक आइडिया उसे हो जाता है, लेकिन वो इतना श्योर नहीं होता है, तो उन रिस्क्स को टाइमली बेसिस में रिस्पॉन्ड करने के लिए वो अपने टीम मेंबर्स को हेल्प कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है उनके साथ। ठीक है, और वर्क उन्हें डेलीगेट कर सकता है। जैसे किसी आर्टिकल को बोल दिया कि आप जीएसटी के रिटर्न्स प्रॉपर वेरीफाई करिए, दूसरे आर्टिकल को बोल दिया इनकम टैक्स के रिटर्न्स देखिए, तीसरे आर्टिकल को बोल दिया कि आप जो है यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन करिए। तो सबका वर्क अलग अलग असाइन हो गया, और फिर उन्हें सुपरवाइज करना। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इश्यूज उनको फेस हो रहे हैं ऑडिट करते टाइम, कोई उनको कंफ्यूजन्स लग रहे हैं, या उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स निकाले हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के बिजनेस के बारे में ऑडिट करते टाइम, तो उन्हें सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर ही डायरेक्ट कर पाएगा अपने टीम मेंबर्स को, और उन्हें असिस्ट करना। ठीक है, assisting where applicable in coordination of work done by auditors of components and experts। जो भी काम खुद ऑडिटर कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कंपोनेंट्स के, यानी कि मान लीजिए ब्रांचेस हैं बहुत सारी उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की, तो सबको साथ में लेके चलना, कोऑर्डिनेट करते हुए चलना। किसी आर्टिकल को जैसे कोई वर्क असाइन हुआ है और उससे कहा है कि आपको 2 दिन मिले, आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसे इंश्योर ये भी करना कि 2 दिन में काम कंप्लीट हो। अगर नहीं हो रहा है तो 3 दिन हो रहा है, तो क्यों डिले हो रहा है, असिस्ट करना, पूरी तरफ से अपनी तरफ से सपोर्ट देना अपने टीम मेंबर्स को, तभी ऑडिट जो है बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो दिस इज अबाउट ऑडिट प्लानिंग, जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसका रेफरेंस ऐसे 300 में भी गिवन है। ठीक, अब इसके बाद का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझने में अगर आपको कोई डाउट्स फेस हुए हो, कोई कंफ्यूजन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और इसके अलावा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम
बाय द नेम सी ज्योति ट्यूटोरियल्स। वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद देखेंगे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। अभी हमने बेसिक लेवल सीखा है, दैट इज ऑडिट प्लानिंग, जो कि ज़रूरी होती है प्रायोरिटी बेसिस में एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट को खत्म करने के लिए। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।